बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। बहावलपुर बोर्ड 2015 में और गुजरावाला में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्मार्ट सिलेबस का भी पार्ट है, तो इसको हम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी हेडिंग्स की तरतीब इस तरह से है। डेफिनेशन है सबसे पहले, फिर हम फिगर एक बनाएंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम इसकी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन इसका मेन पार्ट होगा, बहुत लंबी और लेंथी इसकी कैलकुलेशन है। तो डिराइव्ड फार्मूला एंड पे जो फार्मूला हमारे पास आएगा उसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे। डिराइव्ड फार्मूला की नाम से उसकी हेडिंग बनाई है। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर हम उस फार्मूले की हेल्प से एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो लिखेंगे। तो बगैर किसी डिले के हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। जी बच्चों, तो हमने डेफिनेशन लिखी है इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज़ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that point to infinity where the force of gravity becomes zero। इस डेफिनेशन को अभी आपने सिर्फ सुना ही है, देखें उसको मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स से कि हम एक फ़िगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर के अंदर हमारे पास ये एक लेट्स से कि राउंड शेप में अर्थ को शो किया गया है और अर्थ की सरफेस से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, लेट्स से कि इस डिस्टेंस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मैस m है। ये एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो पड़ी हुई है। तो अगर आप इस बॉडी को इस पोजीशन से उठाते हैं और उठा के उसको इतनी दूर ले जाते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर उसको ले गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इतना दूर हम उसको ले गए, यहाँ से उठाया। लेट्स से कि ये इसकी पोजीशन 1 थी और ये इसकी पोजीशन n है। तो हमने उसको पोजीशन 1 से उठा लिया और पोजीशन 1 से उठा के पोजीशन n पे ले गए। तो ये जो पोजीशन n है ये ग्रेविटी की रेंज से बाहर है। तो आपने यहाँ से उठाकर यहाँ पर उसको ले गए, तो जितना वर्क फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर करेगी इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले जाने में, वो वर्क इस बॉडी की इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो मैं दोबारा से डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर से समझ ले। हमारे पास ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है और इस बॉडी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो है जी r1 के बराबर। ये डिस्टेंस r1 के बराबर है। तो हम इस बॉडी को पोजीशन 1 से उठा के यहाँ पर ले जाएं जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाती है। तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो टोटल वर्क है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। ये ज़्यादा सादा और इजीली एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जितना वर्क होगा वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास ये एक पॉइंट है जहाँ पे पोजीशन 1 है, जहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है। इसको यहाँ से हमने उठाना है और यहाँ पे ले जाना है पोजीशन n पर। ये पोजीशन n आउट ऑफ द ग्रेविटी है। तो जितना वर्क हमें इस पोजीशन 1 से उठा के पोजीशन n तक ले जाने में उसको करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को करना पड़ेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को जितना वर्क यहाँ से उठाकर यहाँ पर ले जाने में उसे करना पड़ेगा, वो वर्क इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। देखें, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में और आम पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है। एब्सोल्यूट का लफ्ज़ यहाँ वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर किसी भी चीज़ की वैल्यू को डिफ़ाइन किया जाता है। तो आम जो फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी आम तौर पे आप लिखते हैं mgh। ये भी फार्मूला ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला है ये दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है। किसी एक अकेले पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो इस फार्मूले से नहीं निकाली जा सकती। इसलिए हम इस फिगर में या इस कैलकुलेशन के अंदर एक पॉइंट के ऊपर, दो पॉइंट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे, दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं निकाल रहे दो पॉइंट्स के ऊपर। ये दो पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है ये फार्मूला।
तो हम एक अकेले पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और वो कौन सा पॉइंट है? वो है पॉइंट 1। तो पॉइंट 1 के ऊपर हम उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? जो डेफिनेशन है वही तरीक़ेकार भी वही है, यानी सारा प्रोसीजर उसकी डेफिनेशन को समझ लें, सारा समझ आ रहा है क्या? कि यहाँ से उठाएं, यहाँ तक ले जाएं, जितना वर्क करेंगे वो वर्क कैलकुलेट कर लें, वो वर्क कैलकुलेट करेंगे वही उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हमने किसी तरीके से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी सी मैं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपकी। डेफिनेटली मैं ये बार बार लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक उठाऊँगा, या फिर मैं साथ ये भी बोल देता हूँ कि जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ से उठाकर इसको यहाँ तक ले जाने में वर्क करेगी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है हमेशा, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो नीचे की तरफ वर्क कर सकती है ना खुद ब खुद। तो आप उसको 1 से 2n तरफ लेके जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स उतनी एग्जैक्ट लगाएंगे जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। तो इसलिए ये जो हम फोर्स लगा के इसके ऊपर वर्क करेंगे तो वो फोर्स उतनी ही लगाएंगे जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो ऑटोमेटिकली हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर ही आ जाएगी। बात समझ आई? जो हम फोर्स लगाएंगे वो एग्जैक्टली उतनी लगाएंगे जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी पे लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इसलिए वो जो हम फोर्स लगा रहे होंगे असल में वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। तो यहाँ से उठाया और यहाँ पर ले जाएं उसे, ठीक है। तो जितना वर्क होगा वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इस पोजीशन 1 पे। थोड़ा सा मतलब मैंने इसको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है, मैं इसको फिगर में लिख देता हूँ। आपका जो मेन काम है ना इसका कैलकुलेशन का ही है, डेफिनेशन लिखें और फिगर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बस कैलकुलेशन लिख दें तो ये इंशाल्लाह पूरे नंबर आ जाएंगे। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपके हेल्प के लिए दे रहा हूँ, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। इस फिगर में देखें एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब आपको याद है मैंने पीछे पढ़ाया है कि जब आपने पोजीशन 1 से इसको n तक ले जाना है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुसलसल डिक्रीज़ होती जानी है, ऊपर ऊपर जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी। इसका मतलब पोजीशन 1 से n तक जब इस पाथ को देखा जाए तो इस पाथ में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जबकि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए थी। तो जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो आपको याद होगा वहाँ पे वेरिएबल फोर्स का ट्रिक जो है वो यूज़ होता है। वेरिएबल फोर्स का ट्रिक या फार्मूला क्या है कि आपने इस पूरे पाथ को एकदम एक ही फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर लेना, बल्कि इस पाथ के छोटे छोटे पैचेस बनाने हैं और हर पैच का अलग अलग वर्क कैलकुलेट करना है, और उस हर पैच के अलग अलग वर्क को आप जमा कर लेंगे तो वो टोटल वर्क के बराबर आएगा। तो चूँकि बेटे यहाँ पे भी फोर्स वेरिएबल थी, तो इस वेरिएबल फोर्स का फिर हमने सोल्यूशन क्या निकाला है कि हमने इसके पैचेस बना लिए हैं और हर पैच के लिए जो फोर्स है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर उस कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है FD cos थीटा, तो वो हम फिर यूज़ कर लेंगे आसानी से। तो इसलिए फिगर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके छोटे छोटे हिस्से बना लेता हूँ। ये पोजीशन 1 है, मुझे उठा के इसको यहाँ पे ले जाना है, लेकिन एकदम नहीं उठाऊँगा मैं। इसे पहले पोजीशन 1 से उठाऊँगा और 2 पे रखूँगा, फिर 2 पे उठाऊँगा और 3 पे रखूँगा, फिर 3 से उठाऊँगा और 4 पे रखूँगा, और इस तरह से करते करते इसको यहाँ तक ले जाऊँगा। ये इसका लास्ट पाथ होगा n-1, इसका लास्ट पोजीशन होगी, और n-1 से उठा के उसको n तक रखूँगा। यानी वक्फे वक्फे से मैंने इसको उठाया है, पोजीशन 1 से उठाया है और 2 पे ले गया, 2 से उठाया 3 पे, 3 पे 4 पे। अब 1 और 2 के दरमियान में इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन 1 का जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ अर्थ से वो r1 है, मैंने पहले लिखा हुआ है, लेकिन पोजीशन 2 का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से वो r2 के बराबर है। ये देखें, ये सेंटर ऑफ अर्थ से ये इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये है r2, और इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा r, जो कि बराबर आ रहा है किसके, r2 माइनस r1 के। ये फिगर में हमें बड़ा क्लियरली नज़र आ रही हैं चीज़ें, r2 माइनस r1 के बराबर। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होती है, मैंने इसलिए एरो को ऊपर की तरफ शो कर दिया, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो ये फिगर में थोड़ी सी मैंने तब्दीली की है कि पोजीशन 1 से n तक हम उसको छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में वर्क को कैलकुलेट करेंगे। यानी हमने टोटल वर्क कैलकुलेट करना था, तो अब हम क्या करेंगे, पहले W1 2 कैलकुलेट करेंगे,
फिर W2 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर W3 4 कैलकुलेट करेंगे, इन तमाम वर्क्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो टोटल वर्क जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो आखिर पे फिर एक लास्ट सेंटेंस के अंदर मैं बात अपनी जो है वो मुकम्मल करता हूँ कि हमने टोटल वर्क निकालना है पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन n तक। वो टोटल वर्क उस बॉडी की इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं और फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन के अंदर पुटअप की है बात, ठीक है जी। तो अब हम इस फिगर को एक्सप्लेन कर देते हैं जी बच्चों। तो मैंने इस फिगर की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मुख्तसर करके, आसान करके, बिल्कुल आपको याद रखना आसान हो, लिख दिया है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिगर में हमने बोला है कि लेट कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज़ प्लेस्ड एट पोजीशन r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। सो पोजीशन n इज़ द पॉइंट लाइंग आउट ऑफ द ग्रेविटी। यानी एक बॉडी है जिसका मास m है, वो पोजीशन r1 पे पड़ी है, सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस r1 है, और ये एक पॉइंट n है जो आउट ऑफ ग्रेविटी पे है। हमने क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड द होल पाथ फ्रॉम 1 to n इनटू स्मॉल पैचेस। हमने 1 से n तक स्मॉल पैचेस बना लिए हैं। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच पैच, ताकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हर पैच के लिए कांस्टेंट रहे। तो अंदर से मैंने जो मेन चीज़ें थी ना फिगर की वो सारी लिख दी हैं। वैसे एक्सप्लेन तो इसको और ज़्यादा किया जा सकता था, क्योंकि जब जो क्वेश्चन की लेंथ है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा हो तो हम चीज़ों को फर्दर एक्सपेंड नहीं करते, इसलिए जो मोटी मोटी चीज़ें थी फिगर से मुतल्लिका मैंने लिख दी हैं। टोटल वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कुड बी रिटन बाय दिस वे। तो इस फार्मूले से हर चीज़ खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगी कि टोटल वर्क जो है वो पोजीशन 1 से n तक इस फार्मूले से निकल सकता है, और वो टोटल वर्क किसके बराबर होगा, W1 to 2, यानी पोजीशन 1 से लेकर आप पोजीशन 2 तक कैलकुलेट करेंगे, फिर पोजीशन 2 से उठाएंगे 3 तक, फिर 3 से 4 तक। सारे जो पैचेस हैं उनका वर्क अलग अलग आप कैलकुलेट करके उसको जमा करेंगे, ये टोटल वर्क के बराबर आएगा, और ये जो टोटल वर्क होगा यही हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो हमारा जो अगला टास्क है वो है कैलकुलेशन। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं जी। ये हमारे पास लेट से इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 के अंदर हम सबसे पहले W1 to 2 कैलकुलेट करेंगे, फिर W2 to 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर 3 to 4 और n-1 to n सारी वैल्यूज़ को इसमें पुटअप करेंगे, उसको जमा कर देंगे, वही हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि W टोटल इज़ इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने इसको लिख दिया है कि यही जो टोटल वर्क होगा वो हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। हेयर WT तक से मुराद है टोटल वर्क इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1। तो अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। तो हम सारी की सारी जो अब बात करेंगे इस इक्वेशन 1 के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम W1 to 2 कैलकुलेट करते हैं। देखें बच्चों, हमने इक्वेशन 1 को स्टोर कर लिया था, उसको स्टोर रखा हुआ है, लेकिन उसमें सबसे पहले हम निकाल रहे हैं W1 to 2। तो W1 to 2 जो है वो इस फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखें, मैं स्क्रीन के नंबर ऑफ़ पार्ट्स कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन लेंथी होनी है तो हमारे लिए ये ज़रा फेवरेबल रहेगा। ये देखें, ज़रूरत पड़ने पे हम इसको भी वाइप आउट कर लेंगे, फिगर को भी बाद में दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। तो W1 to 2 हम निकाल रहे हैं एफ डी कॉस थीटा। ये जो फोर्स है मैंने पहले डेफिनेशन में लिखा था कि ये हम जो वर्क निकाल रहे हैं ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से हम F जो है उसको बराबर लिखेंगे W1 to 2। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होती है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 ओवर R स्क्वायर इंटू डी यहाँ पे डेल्टा R के बराबर है, क्योंकि हम 1 to 2 पे निकाल रहे हैं ना वर्क। तो पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये मैंने लिखा हुआ है, ये डेल्टा R के बराबर है। कॉस ऑफ थीटा देखें एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटे देखिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे रहती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। ये देखें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका किस तरफ है, अपवर्ड। यानी दोनों के दरमियान में एंगल बनेगा 180 डिग्री का, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि हम उसको डिस्प्लेस किस तरफ कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो इसलिए थीटा की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे 180 कॉस 180 आ जाएगा। तो ये W1 to 2 की कैलकुलेशन आ गई है। अब ज़रा आप माजी में ज़रा वापस लौटें, मैट्रिक में जाएं।
तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला G m1m2/r²। इसमें m1 क्या होता है, एक बॉडी होती है। इसमें m1 जो है ये लेट्स से कि एक बॉडी है, जिसको हम बॉडी पूरी को, अर्थ जो है उसको एक बॉडी मान रहे हैं, क्योंकि दो बॉडीज़ के दरमियान में ये फोर्स होती है हमेशा। तो वो कौन सी दो बॉडीज़ हैं इस फिगर में, उसमें एक बॉडी, फर्स्ट बॉडी जो है उसको हमने अर्थ को एक बॉडी ले लिया है, और ये जो दूसरी बॉडी थी जिसका मैस m है, इसको हमने m2 ले लिया है। तो इसलिए m1 की वैल्यू आप पुट करें यहाँ पे, ये आ जाएगा W122 = G, वैसे ही लिख दिया। m1 की जगह पे मैंने कैपिटल M डाल दिया, मैस ऑफ अर्थ, और m2 जो है वो सेकंड बॉडी है जो पोजीशन R1 पे पड़ी हुई है। r² की अभी कन्फ्यूजन होगी हमें, उसको दूर करते हैं बाद में, लेकिन डेल्टा r की वैल्यू पुट करें। डेल्टा r जो है वो R2 - R1 के बराबर था, ये मैंने लिख दिया है R2 - R1, और cos 180 जो है वो -1 के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू लगा दें, ये -1 के बराबर उसकी मैंने वैल्यू लगा दी। अब देखें, आपने मैट्रिक में पढ़ा था कि ये जो दो बॉडीज़ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, जब ये फार्मूला लगाते हैं ना आप, F = G m1m2/r², तो ये जो r होता है ये इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान, सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस होता है। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे चूँकि हम ये फिर दोनों बॉडीज़ जो हैं इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये अगर आपने इसको मूव करके थोड़ा सा आगे ले गए तो फिर तो r चेंज हो गया ना, r इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, इसकी वजह से फोर्स वेरिएबल हो जाती थी, तो हमने r की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। तो उसका तरीका फिर क्या है, उसका तरीका ये है कि देखिए ना, दो पोजीशन है हमारे पास। पहली पोजीशन R1 ये है फ़र्ज़ किया, और R2 ये है। अगर आप R1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तब भी गलत है, R2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तब भी गलत है, क्योंकि R तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए कि ये इस पाथ के लिए भी एप्लीकेबल हो, पोजीशन R1 के लिए भी वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट की जाए जो पोजीशन 1 पे भी हमारे लिए एप्लीकेबल हो और पोजीशन 2 पे भी। यानी ये है ना हमारे पास, ये पोजीशन 1 थी और ये पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 1 के ऊपर भी वो वैल्यू एप्लीकेबल होनी चाहिए और पोजीशन 2 के लिए भी वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर हमें एवरेज लेनी पड़ेगी ताकि वो दोनों पाथ के लिए एप्लीकेबल रहे, और इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर लें, ताकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों के दरमियान में, तो R2 और R1 का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। लिहाजा हमने इसलिए छोटे छोटे पैचेस इसलिए बनाए थे इसके, ताकि R की वैल्यू जो है वो आलमोस्ट पोजीशन 1 और पोजीशन 2 की क्या रहे, सेम ही रहे। लेकिन डेफिनेटली R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है इसलिए हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालनी होगी। तो अब हम एवरेज R निकाल रहे हैं इसमें पुट करने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात की कि हमारे पास जो R है वो होता है दोनों बॉडीज़ के दरमियान के सेंटर का डिस्टेंस, लेकिन चूँकि बॉडी को मूव करके ऊपर लेके जाया जा चुका है, लिहाजा R चेंज हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो R है उसकी वैल्यू जो है ये पूरे पाथ यानी 1 से 2 के लिए, ये जो पाथ 1 और 2 होगा उस पूरे पाथ के लिए एक ऐसी वैल्यू ली जाए जो पूरे पाथ के लिए एप्लीकेबल भी रहे और वो कांस्टेंट भी हो और उसके लिए फोर्स भी कांस्टेंट रहे। इसलिए हम एवरेज R निकाल रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम R की इसको मैं लिखता हूँ W122, ये देखें आ जाएगा W122 = -G कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर R² इंटू R2, ये -1 मैंने शुरू में लिख दिया ना यहाँ पे, इंटू R2 - R1। इसको इक्वेशन पहली को 1 बोला था, इसको मैं 2 बोलता हूँ और यहाँ पे इसको भी स्टोर कर लेता हूँ। वजह क्या है कि मुझे इसमें R² ढूंढ के पुट करना है। तो मैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग में लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ R²। हमें R² की कैलकुलेशन करनी है, ये R² निकालना है। तो ये है सारी की सारी अब उसकी कैलकुलेशन R² की। कैसे देखें, हम एवरेज R ले रहे हैं, R = R1 + R2 / 2, जबकि R2 आपको फिगर में नज़र आ रहा है। ये मैंने लिखा था फार्मूला, ये देखें, ये मैंने लिखा था R2 डेल्टा R बराबर है किसके, R2 - R1 के। यहाँ से R2 निकाले तो वो बराबर आ जाएगा डेल्टा R + R1 = R2। -R1 है ना बेटे, इसको इस तरफ ले आए ना, तो डेल्टा R + 1 बराबर किसके आ जाएगा, R2 के। तो इसलिए R2 को मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि R = R1
प्लस R2, R2 की जगह पे हमने लिख दिया क्या, डेल्टा R प्लस R1, यह आ जाएगा डेल्टा R प्लस R1, R2 की जगह पे आ गया डेल्टा R प्लस R1। इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस डेल्टा R प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R1, दैट विल बिकम 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये देखें ये आ जाएगा। इसी तरह से अब आप R को फर्दर, ये 2 जो है इसको दोनों वैल्यूज़ टर्म्स के साथ अलग अलग से डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा R इज़ इक्वल टू 2R1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल कर दें तो वैल्यू हमारे पास बाकी बचेगी, ये आ जाएगी R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ले जी, हमने R ढूंढ लिया है लेकिन हमें R स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर करते हैं अब। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें। यह आ जाएगा, इसके ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर। यह आ जाएगा a स्क्वायर यानी R1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू a की जगह पे R1 आ गया, b की जगह पे डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 आ गया। आप ये 2 इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। असल में बेटे डेल्टा R जो है ना वो हमने बहुत कम लिया था, छोटी वैल्यू ली थी। मैंने बोला था पोजीशन 1 और 2 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है ताकि R की वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहे, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए डेल्टा R अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो जब आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0। या फिर डेल्टा R बहुत स्मॉल है तो स्मॉल वैल्यू का जब स्क्वायर किया जाता है और स्मॉल हो जाती है। जब आप उस स्मॉल वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा R स्क्वायर ओवर दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। तो बाकी जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी R स्क्वायर इज़ इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू डेल्टा R। तो इसमें डेल्टा R की जगह पे वैल्यू लगाएं, वो लगा दें R2 माइनस R1। यह आ जाएगा हमारे पास R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये R1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बेटे हमारे पास R स्क्वायर आ गया है किसके इक्वल, R1 इंटू R2। यही हम चाहते थे। अब इक्वेशन 2 में वापस जाते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 में वापस जाना था, हमने उसको फ्रीज़ किया हुआ था। हम वहाँ पे R स्क्वायर ढूंढने गए थे और ये हमने R स्क्वायर ढूंढ लिया है, तो इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। लिहाजा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि हम इक्वेशन 1 में वापस जाएंगे और उसमें R स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 जो है वो उसको मैं फिर से लिख देता हूँ। ये आ जाएगी W1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा बेटे R1 इंटू R2 और अंदर ब्रैकेट में आ रहा था R2 माइनस R1। आप ऐसा करें, इसका भी डिनोमिनेटर 1 लगा दें खुद से ही, इसका भी डिनोमिनेटर 1 लगा दें खुद से ही, बटा खुद से ही हम 1 लगा सकते हैं जिसका नहीं होता। तो ये जो पूरी वैल्यू है R1 इंटू R2 की, ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ब्रैकेट के अंदर जाके हम इस पूरी वैल्यू को इस 1 से और इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अब फिगर को रेज़ कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो W1 to 2 बराबर आ जाएगा W1 to 2 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये लिखा मैंने, इसको देखे R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। ये मैंने बोला था कि इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आएगा R1 और फिर ये R1 R2 मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, 1 के साथ। ये आ जाएगा R1 इंटू
तो आप इस R2 को इस R2 से, इस R1 को इस R1 से कैंसिल कर दें। जो बाकी वैल्यू बच रही है उसको लिख दें W1 इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m 1/R1 माइनस 1/R2। ये देखें, ये वैल्यू हमारे पास बाकी बच रही है जी। ले जी, हमने W1 ढूंढ लिया है। मैंने आपको इक्वेशन 1 बोला था फ्रीज कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी? वो सम था तमाम वर्क्स का, W1 प्लस W2 3 3 to 4। वो हम दोबारा उसको लिख लेते हैं। लेकिन मैं W1 ढूंढ लिया है, तो अब W2 3 भी फाइंड कर सकता हूँ बड़ी इजीली। कैसे? W2 3 बराबर आ जाएगा, देखें यहाँ पे अगर 1 और 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे R के साथ 1 और 2 लिखा गया है। इसका मतलब अगर 2 to 3 आप निकालेंगे तो उसमें भी आएगा माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो नंबर की वजह से जो चेंज आया है, यहाँ पे अगर 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे भी 2 3 आ जाएगा। यानी मैं लिखूँगा 1/R2 माइनस 1/R3। बात समझ आ गई? देखें, हमने जो आर्डर यहाँ पे था उसी आर्डर को यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे 1 2 था, यहाँ पे 1 2 आ गया, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 4 आएगा तो ये आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m 1/R3 माइनस 1/R4। इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू करें तो आप लास्ट पैच n-1 से n तक की जो वैल्यू थी वो बराबर आ जाएगी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m 1/, पहली वैल्यू, n-1 माइनस 1/Rn। तो ये देखें, हमने वो सारे वर्क्स ढूंढ लिए हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि इन तमाम वर्क्स को हमने ऐड अप करना है और इक्वेशन 1 में वापस जाने का वक्त है। हमने इक्वेशन 1 को दोबारा लिखता हूँ। वी नो इक्वेशन 1 थी W टोटल इज इक्वल टू W1 2 प्लस W2 3 प्लस W3 4 एंड कंटिन्यू, और एंड पे था Wn-1 to n। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन 1 है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तमाम वैल्यू 1 to 2, ये वाली 1 to 2 की, 2 to 3 की, 3 to 4 की, और ये चारों वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुटअप करें और टोटल वर्क निकालें। वही हमारी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो देखें जी, W टोटल को मैं लिखता हूँ फिर से। W टोटल जो है यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। हम इसको U से रिप्लेस कर देंगे तो W टोटल बराबर आ गया। सबसे पहले W1 to 2 की वैल्यू लगाएं। ये W1 to 2 की वैल्यू है। ये वैल्यू है जी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये वैल्यू लगा दी। फिर प्लस है, प्लस के साथ उसके बाद W2 to 3 की वैल्यू लगाएं। लेकिन यहाँ पे जो कि माइनस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस ख़त्म हो गया, इसकी जगह पे माइनस आ गया। तो अब 2 to 3 की वैल्यू लगाएं। ये वैल्यू है माइनस जी कैपिटल M इंटू M स्मॉल m। ये माइनस, ये यहाँ पे प्लस था ना, तो ये जब ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बना देंगे। इसलिए लिखा जाएगा माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m 1/R2 माइनस 1/R3। ये आ गई वैल्यू। उसके बाद फिर देखें, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m। किसकी वैल्यू आएगी? 3 to 4 की। ये आ जाएगा 1/R3 माइनस 1/R4। और कंटिन्यू करें तो लास्ट पे आ जाएगा माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m 1/n माइनस 1 माइनस 1/Rn। तो ये सारी चारों वैल्यूज़ जो हमारे पास निकली हुई थी वो मैंने इसमें इक्वेशन 1 में डाल दी। तो 3 to 4 की वैल्यू ये आ गई है और n-1 to n की वैल्यू ये आ गई है। ये मैंने पुटअप कर दी है। अब देखें, ये W टोटल जो है इसी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोला था, इसको हम U से रिप्लेस कर देते हैं। U इज़ स्पेसिफिक सिंबल यूज़ फॉर दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने WT को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? U के साथ।
हर टर्म के अंदर ये चीज़ कॉमन है, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। इसको कॉमन ले लें, यह आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अंदर जो वैल्यूज़ बच रही हैं उसको लिख लें, यह आ जाएगी 1/r1 माइनस 1/r2। ओके हो गया। यहाँ पे जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता प्लस का होता है, इसका मतलब ये वैल्यू आएगी प्लस 1/r2 माइनस 1/r3। इसी तरह से यहाँ पे जो सिंबल होगा ये भी आ जाएगा प्लस का, प्लस 1/r3 माइनस 1/r4, और कंटिन्यू करते जाएं और एंड पे वैल्यू आएगी हमारे पास फिर से, यहाँ पे सिंबल प्लस का होता है, प्लस 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn। ये देखें ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई सारी। अब देखें जी, हमने देखना है कि ये माइनस 1/r2 इस प्लस 1/r2 से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस 1/r3 प्लस 1/r3 से। देखें पहले माइनस की वैल्यू आती है, बाद में प्लस की आती है। पहले माइनस 1/r2 आया, फिर प्लस 1/r2 आया, पहले माइनस 1/r3 आया, फिर प्लस 1/r3 आया। तो पहले माइनस 1/r4 आएगा, इसके बाद प्लस 1/r4 होगा, क्योंकि पहले माइनस की वैल्यू आती है और बाद में किसकी आती है, प्लस की। तो अगर इस साइड से देखूँ तो पहले बाद में प्लस की आती है, उससे पीछे माइनस की होती है। तो ये प्लस की वैल्यू है, इससे पीछे इसकी माइनस की होगी, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो सिर्फ पहली और आखिरी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट आउट हुई हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा u इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m 1/r1 माइनस 1/rn। ये वैल्यूज़ सिर्फ बची हैं। अब आपको याद होगा जब मैंने फिगर ड्रा की थी तो मैंने बोला था जो पॉइंट n है ये इन्फिनिटी पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इसका मतलब rn की वैल्यू जो है ये इन्फिनिटी के बराबर होगी, क्योंकि पॉइंट n जो है इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन्फिनिटी है। जब आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे हम 0 डाल देते हैं, यह आ जाएगा u इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m 1/r1 माइनस 0। तो बेटे फार्मूला बन गया हमारे पास माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m ओवर r1। ये पोजीशन 1 के ऊपर हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया है। अब देखें ज़रा, मैंने बोला था एक डिराइव्ड फार्मूला, तो इसका मतलब किसी भी पोजीशन के लिए अगर आपको फार्मूला लिखना है, ये तो एक स्पेसिफिक पोजीशन थी r1, फ़र्ज़ किया ये सेंटर ऑफ अर्थ है हमारे पास और ये एक बॉडी पड़ी हुई है, इन दोनों इस पोजीशन पे एक बॉडी पड़ी है, इन दोनों का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r के बराबर है। तो लिहाजा उसका जो फार्मूला आएगा वो किसके बराबर आएगा, मैं उसकी हेडिंग डाल के लिख देता हूँ। तो किसी भी पोजीशन के लिए जो डिराइव्ड फार्मूला आया है वो हमारे पास आया है u, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है u, माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m ओवर r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्राम द सेंटर ऑफ अर्थ। हमेशा याद रखना है कि ये डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ से नहीं है बल्कि सेंटर ऑफ अर्थ से है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड फार्मूला आ गया। अब अगर आपको बोला जाए कि वैल्यू लिखें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि ये हमारे पास अर्थ है और ये इसका सेंटर है और बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है बिल्कुल, तो उसका फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो है वो किसके बराबर आएगा, कैपिटल आर के बराबर, यानी उसमें स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर आ जाता है ना। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो फिर बराबर आ जाएगी माइनस जी कैपिटल m इंटू स्मॉल m ओवर r। अब ये जो r होता है ये डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ अर्थ से उस बॉडी तक का, तो उस बॉडी तक का डिस्टेंस यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ना, तो इसलिए स्मॉल r को मैं लिख देता हूँ कैपिटल R के बराबर, क्योंकि अब वो बॉडी का जो फासला है सेंटर ऑफ अर्थ से वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। बेटे यहाँ तक ये काफ़ी है क्वेश्चन। तो मैं इसकी फार्मूले की ये जो डेरिवेशन आई है इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर देता हूँ, चाहे आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें ना करें, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि विद द हाइट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, या फिर आप ऐसे याद रख लें कि देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। देखें आपकी हेल्प के लिए इसको लिखें बेशक नहीं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जो R है यहाँ पे ये क्या चीज़ है, R है जी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर R और U को देखा जाए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी R बढ़ेगा तो U कम होगा, ऐसे ही है।
आर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो यू की वैल्यू कम होगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे सेंटर ऑफ बॉडी अर्थ से डिस्टेंस बढ़ेगा तो यू की वैल्यू कम होगी। नहीं नहीं, ये नेगेटिव साइन इस प्रोसेस को उलट कर देगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है किसी भी वैल्यू को उलट कर देता है। तो मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ ना। सबसे लोएस्ट वैल्यू आर की जो है वो क्या है, 0 है, यानी जो बॉडी है वो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है। ये देखें, लेट्स से कि बॉडी जो है उसकी दो पोजीशन ले लेते हैं हम। ये बॉडी जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है बॉडी, इसके ऊपर सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ही पड़ी हुई है। तो इसका मतलब इसके लिए आर की वैल्यू 0 होगी। तो आर की वैल्यू 0 पुट करें। तो जब आप आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी एक वैल्यू आ गई। ओके हो गया। अब आप हाईएस्ट पोजीशन पे लेके जाएं इसको, वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, यानी आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो अब आप आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें। इस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, उसको U2 बोल दें। इस पोजीशन पे जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है उसको U1 बोल दें, यानी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जो उसकी वैल्यू है वो U1 है, और जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू है वो U2 है। तो ज़रा देखें हैं भला, U1 के ऊपर उसकी वैल्यू आई है माइनस इन्फिनिटी, और U2 के ऊपर इन्फानाइट डिस्टेंस हो गया। तो आर की वैल्यू इसमें इन्फिनिटी डालें तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसका मतलब U2 जो है वो बराबर आ जाएगा 0 के। ये देखें, ये दो वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास। U2 की वैल्यू जो है ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, और U1 की वैल्यू जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पे है। तो बेटे देखें, आपने अगर नंबर सिस्टम को देखा है तो माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू बढ़ के क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो ये वैल्यू बढ़ रही है। अगर इस तरफ आएंगे तो कम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की सेंस को अगर आप जानते हैं तो नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा नंबर होता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मूव कर रही है, मतलब वैल्यू लो से हाई की तरफ जा रही है। देखें ना, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर उसकी वैल्यू आ गई माइनस इन्फिनिटी, और हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी, लेकिन वो हाईएस्ट वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि लोएस्ट वैल्यू उसकी माइनस इन्फिनिटी है। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है, ना कि डिक्रीज़। तो ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।